अबे लोरी से सुनो पहले, ऐसा कैसे हो रही है? हैं? ऐसा आते ही सो रही है बेटा? वॉल्यूम बढ़ाए, किधर से बढ़ाऊं भाई? बड़ा ही होता है ये तो। बड़ा भाई, इसका कुछ बढ़ता है तो बड़ा। तो निकाल क्यों रहा है? पूरा बढ़ा दे जितना बढ़ सकता है। अब बोल ही रहा हूँ जब से। कहाँ टांग रहा है? ले बेटा बता। अगर एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन सस्पेक्ट किया है, सबसे पहले आपका एक्शन क्या होगा? फिर क्या करोगे? उसके बाद दवाई क्या दोगे एनाफाइलेक्सिस में? बेटा बताना, क्या ड्रग्स देते हैं एनाफाइलेक्सिस में? अरे एनाफाइलेक्सिस में कुछ तो दोगी कि नहीं दोगी? मरीज मर जाएगा। बताओ जल्दी बताओ, क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे? यार कुछ तो देना पड़ेगा भाई। पानी नहीं पिलाना है? क्या देंगे बेटा? क्या देंगे? कोई बातें ना करो। हाँ। है? क्या देंगे? हाँ बोलो ना जोर से। शर्मा की मैं ससुर थोड़ी हूँ। क्या शर्मा नाम से? बेटा क्या देंगे बेटा? क्या देंगे? हाँ मतलब तुम तो बातों में बिजी थी ना। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होगी ब्लड की वजह से, क्या दोगे? वेरी गुड, क्या देंगे भाई? अरे कोई स्टेरॉइड देंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे जिससे इम्यूनोसप्रेसेंट करेंगे, है ना? तो वो कौन कौन हो सकता है? हाइड्रोकोर्ट हो सकता है, डेक्सोना हो सकता है, सोल्यूमेट्रोल हो सकता है, एंटीहिस्टामिन देंगे, एविल देंगे, या डाइफेनाइट्रामाइन देंगे, या फिर एपिनेफ्रिन देंगे। क्या देंगे? ड्रग ऑफ चॉइस कौन होता है? एपिनेफ्रिन देंगे। अगर सर्कुलेटरी ओवरलोड सस्पेक्ट किया है तो सबसे पहले क्या करोगे? स्टॉप करोगे? हाँ स्लो करोगे। स्लो कर दोगे, रेट लेसिक्स लगा दोगे और पेशेंट का हेड एंड अप कर दोगे, है ना? ठीक है चलो, मंजिल मिले ना मिले ये किसकी बात है भाई? किस्मत की बात है। लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें तो ये गलत बात है ना? ये गलत बात है भाई। कोशिश करो ना तुम। कर नहीं रहे हो, देखो कुछ नहीं देगी बोल रही है ना? फाइलेक्सिस में भी कुछ नहीं दे रही, तो कोशिश नहीं कर रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना? चलो उसके आगे का कॉम्प्लिकेशंस लिखो भैया, कोशिश करो। हाइपोकैल्सीमिया। अब मुंह से लिखना बंद करें, पेन निकालें, एक अंगूठा और एक उंगली से पेन को पकड़ लें। हाँ ऐसे ही पकड़ना है, एक अंगूठा और एक उंगली से। हाँ कई लोग अगर ऐसे लिखते हैं तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है भाई? कैल्शियम का लेवल कम होगा, और ये ब्लड में जो प्रिजर्वेटिव डला हुआ है साइट्रेट, इसकी वजह से क्या होगा? कैल्शियम की कमी होगी, क्योंकि ये साइट्रेट है जो कैल्शियम के साथ बाइंड होकर एक्सक्रीट हो जाता है, इसलिए कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसके अलावा सीरम कैल्शियम लेवल असेस करना ही है बिफोर और आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। और हाइपोकैल्सीमिया के साइन असेस करने हैं आपको। साइन तो पता होगा क्या क्या साइन है? इतने सारे साइन देखो। रिफ्लेक्स हाइपरएक्टिव देखने को मिलेंगे, पेरेस्थीसिया, टेटनी, मस्कुलर क्लैम्प, और दो साइन इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रोसू एंड चोस्टिक साइन। क्या है ट्रोसू एंड चोस्टिक? कार्पल स्पाज्म, कफ इन्फ्लेट किया, कार्पल स्पाज्म ट्रोसू है। चोस्टिक रिलेटेड टू चीक है, यहाँ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे। लिख लो। तो नॉर्मल सी बात है, कैल्शियम में साइट्रेट होता है और साइट्रेट कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है और कैल्शियम बॉडी से एक्सक्रीट कर लेता है, इसके कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है। और कैल्शियम की कमी के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, वो है हाइपरएक्टिव रिफ्लेक्स, पेरेस्थीसिया, टिटनी, मसल्स वीकनेस और क्रैम्प। और दो साइन इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रोसू साइन और चोस्टिक साइन। अगर कैल्शियम की कमी पाई गई है तो ट्रीट करने के लिए क्या दोगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन देंगे। अगर रिएक्शन फेब्राइल नॉन हिमोलाइटिक है तो क्या करोगे? उसमें क्या देखोगे? इंपॉर्टेंट चीज की टेम्परेचर लेस देन 39 होना चाहिए। टेम्परेचर लेस देन 39 होना चाहिए। अगर लेस देन 39 है, इसका मतलब ओनली फेब्राइल रिएक्शंस है, हिमोलाइटिक नहीं है। बीटी सेट कैसा होता है? कौन सा वाला है? हाँ इनलाइन फिल्टर वाला, इनलाइन फिल्टर वाला बीटी सेट लगा देंगे। पीआरबीसी को कितने घंटे में इन्फ्यूज ट्रांसफ्यूज करेंगे? प्लेटलेट को? या तो है कुछ। प्लेटलेट को स्टोर कितने दिन करेगी बेटा बताना सिर्फ। अरे भाई लकड़ भगवान, जिससे पूछा जाता है वही बोले। मैं उधर आके पूछता हूँ उस टाइम तो हो जाते हो, तुम्हारा मामला क्या चक्कर है? ले लिख लो जल्दी। लिख लिया इतना फास्ट आज? कैसे आज दोपहर में तेज हो गया तुम? हाँ, कौन बताएगा? तुम बताओगे कुछ? बता दोगे? बताओ फिर क्रायो को स्टोरेज टाइम बताओ, कौन सा टेम्परेचर पे? शाबाश, कितना? माइनस -40 पे कितने दिन तक? और एफएपी को? सेम है ना? ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया ब्लड में साइट्रेट होता है, साइट्रेट कैल्शियम के साथ बाइंड होकर बॉडी से एक्सक्रीट होता है, इसलिए कैल्शियम का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा। और कैल्शियम कम के साइन तुम सबको पता है क्या क्या है? हाइपरएक्टिव रिफ्लेक्स देखने को मिलता है, पेरेस्थीसिया, टिटनी, और दो इंपॉर्टेंट जो साइन है कौन से? ट्रोसू एंड चोस्टिक। और ट्रोसू एंड चोस्टिक ऐसे होता है, वैसे तुमने पढ़ा होगा कहीं और भी है।
तो देख लो ट्रोसोसाइन को असेस कैसे करेंगे। इसका फोटो पहले बहुत बार एग्जाम में आता था इन दोनों को कि कौन सा साइन असेस कर रहे हैं। तो ट्रोसोसाइन कैसा है, देखो क्या हो रहा है, बीपी कप बांध के इन्फ्लेट करेंगे, बीपी कप बांध के इन्फ्लेट करेंगे। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा हमको कि कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलेगा। क्या है, कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिल रहा है। ये कार्पोपेडल स्पाज्म जो देखने को मिल रहा है ये इंडिकेट करता है कि कैल्शियम की कमी है। दूसरा जोस्टिक साइन क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इप्सिलेटरल फेशियल मसल्स इलिसिटेड बाय टैपिंग ऑन द फेशियल नर्व एंटीरियर टू द ईयर। यहां अगर टैप करेंगे तो सेम साइड में क्या होगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होगा। ये कोई लिखना चाहे तो लिख लो, नहीं लिखना चाहे तो मैं आगे चलूं। लिखे हुए नहीं लिखा है तो लिख लो, नहीं लिखना है तुम्हारी मर्जी है भाई, नहीं लिखना है तो भी मेरा काम सिर्फ बोलना है, लिखना काम तुम्हारा है। लिख लो, 2 नंबर दिलाएगा कभी ना कभी जिंदगी में ये। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है ट्रोसोसाइन पे, ये पूरे जो 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं ना इनमें से ए ऑप्शन में हो सकता है, पर तुमको ये पूरा याद होना चाहिए। तो क्या क्या होगा, एक तो एडक्शन हो रहा है थंब का, थंब ऐड हो रहा है, थंब कहां हो रहा है, ऐड हो रहा है, देख रहे फोटो में थंब हो रहा है ऐड। इसके अलावा फ्लेक्शन कहां हो रहा है, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट में, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट में फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। एक्सटेंशन ऑफ इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो एक्सटेंडेड रहेगी, यानी कि उंगलियां तो सीधी रहेगी, उंगलियां कैसी है, सीधी, देख पा रहे हो, सीधी एक्सटेंडेड रहेगी। इसके साथ साथ रिस्ट का फ्लेक्शन रहेगा, साथ में किसका फ्लेक्शन रहेगा, रिस्ट का फ्लेक्शन रहेगा। ये 4 चीजें देखने को मिलेगी इसमें। वहीं जोस्टिक साइन में इप्सिलेटरल फेशियल मसल्स को टैप करना है जस्ट एंटीरियर टू द ईयर, तो होगा क्या कि ट्विस्टिंग ऑफ लिप टू स्पाज्म ऑल फेशियल मसल्स, ये हो जाएगा। मैं पूरा जिधर टैप कर रहे हो उसकी साइड की तरफ। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटीज क्या क्या थी कि सबसे पहले बैग को अच्छे से चेक करना है, डेट ऑफ इशू, टाइम ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी सब चेक करना है, पेशेंट की डिटेल चेक करनी है, ब्लड ग्रुप मैच करना है कि जो ब्लड ग्रुप पेशेंट का है उसी ब्लड ग्रुप का आया है या उसकी जगह पे कुछ और दिया है, वो सब मैच करना है। ब्लड बैग लीक तो नहीं है, बबल्स तो नहीं है, क्लॉट्स तो नहीं है, वो ऑब्जर्व करना है। इसके अलावा 18 गॉज कैनुला लगा हुआ होना चाहिए, उसे लगाएंगे। मेडिकेशंस कुछ भी ब्लड के साथ मिक्स नहीं करना है, ओनली नॉर्मल सलाइन 0.9% नॉर्मल सलाइन ही कंपेटेबल फ्लूइड होता है ब्लड के साथ। इसके अलावा शुरुआत के 15 to 30 मिनट बहुत रेट स्लो रखनी है और पेशेंट को 15 मिनट तक लगातार उधर ही डटे रहने का है, ऑब्जर्व रखना है। ये सारी चीजों का ख्याल रखना है। जब भी कोई रिएक्शन नोटिस हो रही हो तो तुरंत बंद करना है और लाइन को पेटेंसी के लिए एनएस चलाना है। रूम टेम्परेचर पे लाके चढ़ाना है, ठंडा नहीं देंगे, ठंडा देंगे तो क्या होगा, कार्डियक डिस्रिथमिया हो जाएगा। वैसे शुरुआत में ही थके, हम्म कई लोग तो सो के उठ के आए सीधा, अभी तक नींद में है ना। किलो वाली बेंच होनी चाहिए भाई साहब, एक एक कील लगवाऊंगा मैं अभी बेंचों पे। हो गया, अरे हो गया क्या, जल्दी जल्दी करें। तो हाइपोकैल्सीमिया क्या होगा भाई कि ब्लड में होता है साइट्रेट, और साइट्रेट कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है और बॉडी से एक्सक्रीट होता है, कैल्शियम को बाहर लेके निकल गया तो कैल्शियम की कमी हो गई। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि हाइपररिफ्लेक्सिया, मस्कुलर ट्विस्टिंग और कॉन्ट्रैक्शन टेक्निक बोलते हैं उसको। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, 2 इंपॉर्टेंट ये बड़े वाले साइन, तो ये वाले साइन तुमको याद रखने हैं, ट्रोसू साइन और चोरोस्टिक साइन। अब तो हो ही गया होगा। हम्म नहीं, हिमांशु थोड़ा पानी इसमें से ले जा यार, उधर बहुत ज्यादा भरी हुई है। खोलते ही फैल रही है, मतलब पीने पे तो नहा ही लूंगा मैं। हो गया, अरे हो गया क्या, हाँ कि ना, इधर तक आ। नेक्स्ट इज हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया क्यों होगा कि स्टोर्ड ब्लड रहता है, इतने दिन तक स्टोर्ड रहेगा तो आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, और आरबीसी के ब्रेकडाउन को हम हीमोलाइसिस बोलते हैं। और जब भी आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से क्या निकलेगा, पोटेशियम। सेल जब ब्रेकडाउन होगी तो पोटेशियम निकलेगा। द ओल्डर द ब्लड द ग्रेटर रिस्क ऑफ हाइपरकैलेमिया, जितना पुराना ब्लड होगा उतनी ही ज्यादा रिस्क है हाइपरकैलेमिया होने की, क्योंकि जितने दिन ज्यादा पुराना होगा उतना ही ज्यादा हिमोलाइसिस के चांसेस होंगे, क्योंकि सारी सेल तो हिमोलाइज नहीं होगी, बट इतनी सारी सेल्स है ब्लड में, कुछ तो होगी होगी, तो
जितनी ज्यादा पुराना उतना ज्यादा सेल्स डिस्ट्रॉय होगी, हिमोलाइसिस होगा, और हिमोलाइसिस होगा तो पोटेशियम जनरेट होगा, जिसके कारण पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। असेस द डेट ऑन द ब्लड एंड सीरम पोटेशियम लेवल बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन। हमेशा डेट देखनी है कितना पुराना है, इसके अलावा ब्लड लगाने से पहले और फिर इसके बाद हमको पोटेशियम लेवल चेक करना है। इसके अलावा स्लो द ट्रांसफ्यूजन एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ द साइन ऑफ हाइपरकैलेमिया अकर्स। अगर हाइपरकैलेमिया के साइन देखने को मिले हमको तो करना क्या है कि इन्फ्यूजन को, ब्लड को स्लो कर देना है। बाकी नोटिफिक किसको करना है, डॉक्टर को बताना है जाके। इसके बाद असेस करेगा, एबीजी भेजेगा, हाइपरकैलेमिया का सिम्टम्स दिख रहा है तो फिर क्या दोगे, क्या दोगे हाइपरकैलेमिया में? हम्म डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन दे सकते हो, और क्या दे सकते हो? वो तो एंटीडोट है इसका। और मेनली डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन के सॉल्यूशन से मैनेज करते हैं। बाकी क्या चलाते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट भी देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट भी। तो तुमको इतना याद रखना है कि जब भी हाइपरकैलेमिया के सिम्टम दिखे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्लो करना है, इन्फॉर्म करना है। और जब इन्फॉर्म करोगे तो उसके बाद लेवल चेक किया जाएगा, सैंपल भेजे जाएगा, देखा जाएगा कितना है पोटेशियम, और उसके अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। और ये होता क्यों है कि मेनली स्टोर्ड ब्लड है, जितना पुराना ब्लड होगा उतना हिमोलाइज्ड होगा, आरबीसी ब्रेकडाउन होगी, और आरबीसी जब ब्रेकडाउन होगी तो पोटेशियम लिबरेट होगा, जिससे पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा। जल्दी जल्दी कॉम्प्लिकेशन खत्म करो, फिर सैंपल लेते हैं यार। फिर ब्लड के सैंपल लेते हैं। तो ब्लड के कॉम्प्लिकेशंस में अभी तक तुमको याद रखने वाली चीज याद रखना है, हेमोलाइटिक रिएक्शन होगी या तो, या फिर नॉन हेमोलाइटिक फेब्राइल रिएक्शन होगी, या ओनली एलर्जिक और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी। इसके अलावा कौन सी रिएक्शन है सीवियर वाली? सीवियर तो एनाफाइलेक्टिक ही है या हिमोलाइटिक है, दोनों सीवियर हो सकती है। फिर आपको देखना सर्कुलेटरी ओवरलोड तो नहीं हुआ है, कोई इन्फेक्शन सेप्टिसीमिया तो नहीं हो रहा है, और आयरन ओवरलोड नहीं हो रहा हो। आयरन ओवरलोड में क्या देंगे, फेरोक्सामाइन देंगे, क्या देंगे, डी फेरोक्सामाइन देंगे। इसके अलावा आपने देख लिया अभी क्या, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैलीमिया। हो गया, चले आगे। अरे हुआ क्या, बहुत बढ़िया हो गया। नहीं हुआ, कौन गर्दन हिला रहा ना, इधर यूं यूं, नहीं नहीं इधर नहीं हुआ। अगर तुम पीछे बैठी होती तुम्हारे क्या हाल होते। नेक्स्ट, क्या क्या डिजीज और इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है? तो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस सबसे कॉमनली कहलाता है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। पोस्ट हीमोडायलिसिस अगर हेपेटाइटिस पूछा हो तो वो कौन सा है? हम्म याद रखना इसको। इसके अलावा अदर इन्फेक्शन कौन कौन से ट्रांसफर हो सकते हैं? तो हेपेटाइटिस बी हो सकता है, एचआईवी हो सकता है, हर्पीज हो सकता है, इप्स्टीन बार हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। ये सारे इन्फेक्टेड ब्लड से ट्रांसफर हो सकते हैं। तो याद रखना है कि हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी, हर्पीज, इप्स्टीन और मलेरिया। इसलिए ब्लड को हमेशा स्क्रीन करके ही लगाते हैं, टेस्ट करके ही लगाना है कि कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है ब्लड में, तो ये टेस्ट करके ही लगाना है। जिस पेशेंट को रिपीटेड डायलिसिस होता है उसको कॉमनली हेपेटाइटिस बी या सी बहुत सारे पेशेंटों को होता है। ये गलती किसकी है? हेल्थ केयर वर्कर की गलती है। या तो डायलिसिस के जो सेट होते हैं, ट्यूबिंग्स होती है, उनको चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि डायलिसिस किट अवेलेबल नहीं होता है, तो कई बार रीयूज कर लेते हैं। रीयूज करने के चक्कर में बहुत सारे पेशेंटों को हेपेटाइटिस बी और सी दे देते हैं। इतने डेंजरस नहीं है, मरता तो कोई नहीं है। वो तो खुद के इम्यून सिस्टम के ऊपर है। अगर सिर्फ हेपेटाइटिस बी और सी है तो मरेगा तो नहीं, है पका है। अगर हाँ लिवर साथ में और ज्यादा कमजोर है और कोई इन्फेक्शन है तो मामला गंभीर हो सकता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस और पोस्ट हीमोडायलिसिस हेपेटाइटिस पूरा हो तो आपको बताना है कौन सा है, वो हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी। चले आगे लिख लिया, ये तो लिख लिया होगा। इसके अलावा अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया हो, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसको बोलते हैं? एक साथ एटलीस्ट 8 to 10 यूनिट, कितने, एक साथ पेशेंट को 8 to 10 यूनिट अगर ब्लड चल रहा हो और स्पेशली होल ब्लड चलाया जाए तो क्या होगा कि जो साइट्रेट है वो किसमें मेटाबोलाइज हो जाता है, बाइकार्बोनेट में, और जब बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। एक ईच 1 मिलियोस्मोल ऑफ साइट्रेट कितना बाइकार्बोनेट जनरेट करता है, 3 मिली इक्विवेलेंट। तो बहुत ज्यादा बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा, और जब बाइकार्बोनेट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा उसको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कहेंगे। बाकी ब्लड की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होता है, कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल याद रखना है, जब भी पूछा जाए मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया है तो एसिड बेस इंबैलेंस कौन सा होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। एसिडोसिस ब्लड की वजह से नहीं होता, कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो, पेशेंट की बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ा हुआ हो, या फिर पेशेंट को सीवियर एनीमिया है। सीवियर एनीमिया होगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है और बॉडी में ऑलरेडी CO2 का लेवल ज्यादा होगा,
तो CO2 का लेवल ज्यादा होगा, इसका मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, साथ में रेस्पिरेटरी भी होता है, तो वो अलग प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन अलग है, ब्लड के कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होगा। तो 1 मिलीऑस्मोल ऑफ साइट्रेट्स मेटाबोलाइज होकर 3 मिली इक्विवेलेंट बाइकार्बोनेट बना देता है, जिससे बॉडी में बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ता है, और बाइकार्बोनेट अल्कलाइन इन नेचर है, इसलिए मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होने के चांसेस है। वन यूनिट ऑफ ब्लड कितना बढ़ाता है भाई? हीमोग्लोबिन। और हेमाटोक्रिट, प्लेटलेट 5 से 10,000। और ये बढ़ी हुई वैल्यू कितने घंटे बाद देखते हैं? 4 से, मतलब तुमको याद तो है पर मैं पूछता हूँ तब नहीं बताते हो, क्या चक्कर है? हम्म, शर्मा जाते हो? शर्मीले। हम्म, हो गया क्या? लिख लिया? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तुम्हारे। कॉमन ट्रांसमिशन रिएक्शन, ऐसे ही कॉमन बता रहा हूं तुमको। अगर फेब्राइल रिएक्शन है तो फीवर होगा, चिल्स होगा, हेडेक होगा, फ्लशिंग होगा, टेकार्डिया होगा, पेशेंट को घबराहट बढ़ेगी। अगर वही हिमोलाइटिक है तो हिमोलाइटिक को तुमको पता है लो बैक पेन होगा, है हिमोलाइज आरबीसी ट्रैप्ड इन द किडनी, और बैक पेन और फ्लैंक पेन कॉज करेगा, हाइपोटेंशन होगा, बीपी फॉल हो जाएगा, टेकिकार्डिया होगा, फीवर भी आएगा, चेस्ट पेन भी करेगा, और टेकिपीनिया भी करेगा, हीमोग्लोबिन यूरिया भी करेगा। तुरंत तुम्हारा काम क्या है? और ये सिम्टम हिमोलाइटिक में इमीडिएट हो सकते हैं, और डिलेड में विद इन 24 आवर्स कभी भी आ सकता है। इमीडिएट का मतलब है कुछ बूंद ब्लड जाते ही हो सकता है, या फिर डिलेड हो सकता है, दोनों देखने को मिलेगा। एलर्जिक रिएक्शन है, नाम से दिख रहा है एलर्जिक है, इसका मतलब माइल्ड वाले में तो कैसे होंगे? ओनली खुजली, रैश और अर्टिकेरिया टाइप देखने को मिलेगा। जब सीवियर है तो साथ में ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी और ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा। आपको मैनेज क्या करना है? तो मैनेज करने के लिए यही है, फटाक से बंद कर देने का है, और ट्यूबिंग चेंज करके एनएस चला देना है। क्या करना है? ट्यूबिंग चेंज करके एनएस चला देना है। और सिम्टम को मैनेज करने के लिए हम क्या क्या लगा सकते हैं? ऑक्सीजन लगाते हैं, फ्लूइड लगाते हैं, अगर एनाफाइलेटिक है तो एपिनेफ्रिन लगाते हैं, बाकी जैसा ऑर्डर किया वैसा करेंगे। उसके बाद हिमोलाइटिक रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्टेन 2 ब्लड सैंपल्स डिस्टल टू द इन्फ्यूजन साइट। इन्फ्यूजन साइट से डिस्टल ही लेना है। डिस्टली का मतलब समझ रहे हो? अगर कैनुला यहाँ लगाया है तो कहाँ लोगे? इधर लेंगे। सैंपल कहाँ से लेंगे? इधर से लेके भेजेंगे डिस्टल टू दी आईवी साइट। इन्फ्यूजन साइट और आईवी साइट एक ही बात है। उसके अलावा क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन यूरिया के लिए यूरिन टेस्ट करना है। हीमोग्लोबिन यूरिया के लिए क्या करेंगे? यूरिन टेस्ट करेंगे। इसके अलावा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखना है, कैल्शियम लेवल भी चेक करना है, पोटेशियम लेवल भी चेक करना है। तो ये सारा तुमने दिख रखा है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल चीज याद रखना, हिमोलाइटिक में सैंपल कहां से लेना है? डिस्टल पार्ट से लेना है। एक क्वेश्चन है, बता दो। हम्म, सबका ये है। क्या क्या है? इतनी दूर तक इशारा कर रही है भाई पीछे, क्या कहना चाह रही थी? है बोतल दे दो भाई। तो तुमको पता है कितने पे स्टोर करना है? 1 to 6 है, इसमें 4 to 6 वाली रेंज को राइट कर दोगे। बताओ, बताओ जल्दी बताओ। हम्म, मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी पूछा है कि ड्रॉ द सैंपल फ्रॉम द पेशेंट बिफोर ईच यूनिट इज ट्रांसफ्यूज्ड, मेंटेन पेटेंसी ऑफ आईवी कैथेटर विद डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन, ऐसा नहीं करेंगे। रन द ब्लड एट स्लो रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मिनट ऑफ ट्रांसफ्यूजन, ये भी ठीक बात ही है। वार्म द ब्लड टू द बॉडी टेंपरेचर टू प्रिवेंट चिलिंग, क्या करोगे? हम्म, क्या करेंगे? काय कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शुरुआत के फर्स्ट 15 मिनट में हमेशा ब्लड को कितना करना है? स्लो 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 स्लो, ये ज्यादा जरूरी है। रैपिड देंगे वेरी सीवियर रिएक्शन हो सकती है, वेरी सीवियर रिएक्शन देखने को मिल सकती है। बताओ भाई, क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है इसमें? ए ऑप्शन कह रहा है 6 घंटे के अंदर देंगे, बी कह रहा है स्लो रेट पे लगाएंगे 5 से 10 मिनट, सी कह रहा है ब्लड सैंपल फ्रॉम पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर द ईच यूनिट ट्रांसफ्यूज्ड, एंड डी कह रहा है वॉल्यूम कंट्रोल पंप। हम्म, अच्छा हमेशा स्लो ही करोगे का? एक्यूरेट मेजरमेंट जरूरी है, एक्यूरेट मेजरमेंट वाला ऑप्शन है यहाँ। यहाँ क्या है? वॉल्यूम कंट्रोल। वॉल्यूम कंट्रोल्ड पंप से देना ऑलवेज बेटर रहता है ब्लड को एक्यूरेट टाइम में इन्फ्यूज करने के लिए। तो सबसे बेटर अगर पूछा जाए आपको कि टाइमली खत्म हो, एकदम सेट इन्फ्यूज रेट पे एग्जैक्टली जाए, तो किसे दोगे? वॉल्यूम कंट्रोल के लिए हमको क्या चाहिए? इन्फ्यूजन पंप चाहिए। तो हमेशा एग्जैक्ट जब भी देना हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, सबसे बड़ी चीज यही है, अगर अवेलेबल हो तो एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट वॉल्यूम, उसके लिए क्या लगाना है? इन्फ्यूजन पंप। उसके लिए क्या लगाना है? इन्फ्यूजन पंप। यहाँ भी तुम, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो मैक्सिमम लोग भी करते हैं, क्या करते हैं? पर ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है कि एग्जैक्ट देने वाली चीज भी है, तो अपने आप लोग क्या जितनी रेट देना चाहते हैं उतनी सेट करके जा सकती है ना। तो इन दोनों में वजनदार कौन है? तो वजनदार तो डी है। कौन है? डी है, तो उसको सेलेक्ट करना है। हम्म, क्या करोगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सस्पेक्ट किया है, कुछ नहीं करने का, दौड़ते हुए बंद कर देंगे। क्या करेंगे? भाग के बंद कर देंगे। गैस बबल आ गए हैं, क्या होगा? ब्लड बैग में दिख रहे हैं गैस के बबल्स, बुलबुले। बताओ भाई, बुलबुले क्या इंडिकेट करेंगे? हेमोलाइसिस से बुलबुले आ जाएंगे? हैं? हम्म,
बताओ बताओ बताओ। अरे ABCD सी, तो सही हो? बिल्कुल सही है भाई तुम्हारा आइडिया। जब भी ब्लड में हमको बैक्टीरियल ग्रोथ या बैक्टीरियल कंटामिनेशन होगा, हमेशा उसमें गैस के बबल फॉर्म्स होंगे, गैस के बबल फॉर्मेशन। तो याद रखना है कि गैस बबल इन द ब्लड बैग इंडिकेट्स बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन और बैक्टीरियल ग्रोथ और बैक्टीरियल कंटामिनेशन। तो याद रखना भाई इस बात को कि गैस बबल जब भी दिखे हमको याद रखना है कि ये बैक्टीरियल ग्रोथ को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि ब्लड कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया है, ब्लड इज कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया। एक लाइन लिख लो, गैस बबल इंडिकेट्स, गैस बबल इन द ब्लड बैग इंडिकेट्स बैक्टीरियल कंटामिनेशन और बैक्टीरियल ग्रोथ, ये लाइन लिखनी है। क्या दिखने की जरूरत क्या है? मैंने बोला है ना, ये कह रही दिख ही नहीं रहा, क्या लिखो? गैस बबल इन द ब्लड बैग इंडिकेट्स बैक्टीरियल ग्रोथ। बताओ। अच्छा ये है क्या? ऑटोलोगस क्या है? खुद का ही ब्लड प्लांट सर्जरी से पहले डोनेट करेगा, 5 वीक पहले से स्टार्ट करेगा, 3 डेज पहले तक बंद कर देगा, हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर होना है, ये तो ऑटोलोगस हो गया। डेजिग्नेटेड डोनर वही है कि कंपैटिबिलिटी का डोनर लाएगा, कंपैटिबिलिटी का डोनर लेके आएगा, उससे दिलाएगा। होमोलोगस, हाँ, इंसान का ब्लड इंसान को, भाई तुमको पसंद हो उसका ला सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? हैं? होमोलोगस। हेटरोलोगस बोलेंगे। किसी और स्पीसीज का लाओगे तो क्या बोलेंगे? कौन सी मशीन से करते हैं ये? ब्लड सैल्वेज की मशीन का नाम क्या है? सेल सेवर। क्या नाम है? सेल सेवर। ये देखो पहचानो क्या हो रहा है। हम्म? अरे ये जो मशीन है इसको मत देखो, ये मशीन अलग है, ये इसे नीचे मत देखना, वो अलग मशीन है, इन्फ्यूजन पंप है वो तो। ये वाली जो मशीन है, और ये ट्यूबिंग देख पा रहे हो, ट्यूबिंग, तो ये है ब्लड वार्मर। ये क्या है? ब्लड वार्मर है। इसमें टेम्परेचर 38 डिग्री दिख रहा है आपको, उल्टा 38 दिख रहा है, मशीन उल्टी बांधी हुई है स्टैंड पे, तो टेम्परेचर 38 है। इसमें बीटी सेट को, ये ट्यूबिंग है ना, इसके अंदर फिट कर देते हैं, इसमें स्लॉट है, खांचा है, उसके अंदर ही बीटी सेट को फिट करके कनेक्ट कर देते हैं, ब्लड आएगा, इससे वार्म होके पेशेंट में जाएगा। तो ऐसा मशीन और बीटी सेट टांगा हुआ, और बीटी सेट तुमको कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो बीटी सेट इस पाइप के अंदर है, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं? ब्लड वार्म करके दे रहे हैं, ब्लड को वार्म करके दे रहे हैं एट द बॉडी टेम्परेचर। हो गया पूरा। हम्म, अब निकालेंगे खून तुम्हारा, अभी पहले चढ़ाया है, अब लेंगे सैंपल। वाइल सबको याद है क्या? है जिसने काम किया है उसको तो याद है, एटलीस्ट 5-7 टेस्टों के नाम तो याद ही होंगे कि इस कलर में कौन सा, इस कलर में कौन सा, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो ब्लड स्पेसिमेन, वेनी पंक्चर क्या है भाई? नाम से ही दिख रहा है, क्या है वेनी पंक्चर? निडल से वेन को पंक्चर करके सैंपल ले लेंगे, निडल को, निडल से वेन को पंक्चर करके ब्लड सैंपल कलेक्ट करना, वेनी पंक्चर कहलाता है। फेल्बोटोमी क्या है? हम्म? हम्म? कैसे बनाएंगे? अरे फेल्बोटोमी क्या है बताओ, कैसे बनाएगा? काट देंगे ब्लेड से क्या? अरे एक ही बात है, वेनी पंक्चर एंड फेल्बोटोमी एक ही बात है, दोनों दोनों एक ही वर्ड है। फेल्बोटोमी ऑल्सो नोन एज वेनी पंक्चर, निडल के थ्रू पंचर करके वेन में निडल घुसेड़ के सैंपल खींच लेना, क्या कहलाता है? वेनी पंक्चर और फेल्बोटोमी कहलाता है। अब एग्जाम में तुम्हारी फ्लेबोटोमी की डेफिनेशन आ जाती है तो तुम तो मामला गंभीर कर देते हैं। उसमें ऑप्शन में पक्का एक ऑप्शन वैसा होता कि सर्जिकल ब्लेड से इंसिजन देके वेन को काट देंगे, ओपनिंग बना देंगे ना। तो जरूरी नहीं है ओपनिंग बड़ी हो उसी को ओपनिंग कहेंगे, निडल वाले छेद में भी ओपनिंग हुई है ना। हम्म? तो सबसे कॉमन साइट सैंपल लेने की कौन सी है? एंटिकोवाइटल फोसा वाली है, एंटिकोवाइटल फोसा सबसे कॉमन साइट है। इसके अलावा हम रिस्ट की साइड से ले सकते हैं, डॉर्सम ऑफ हैंड और फुट से ले सकते हैं, और बाकी बॉडी में जहां भी अच्छे से वेन विजिबल हो वहां से लिया जा सकता है। हैंड एंड फुट कर दो इसको। मुंह से ना लिखो रे, ओए बालिके, क्या लिख रहे हो मुंह से? हम्म? अभी भी लिख रही है, देखो क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ कहना चाह रही है क्या? क्या कुछ दिक्कत है क्या वहाँ? अरे क्या हुआ, इतना मजाक वाला प्रोसीजर है क्या ये? ऐसा कैसे कर सकते हो क्या? अच्छा वो मैंने लिखा है उसमें हंस रहे हो क्या? मतलब तुमको समझ में नहीं आ रहा ना, इसलिए तुम क्यों हंस रहे हो? मैं हंसूंगा, तुमको समझ नहीं आ रहा है? अरे एंड लिख दो, और लिख दो, कुछ मत लिखो, एक ही बात है। छोटा एंड है यार, बहुत छोटा एंड लिखा हुआ है, कितना क्लियर लिखा हुआ है, AND, देखो इससे सुंदर क्या हो सकता है? इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता भाई।
हो गया? जब भी सैंपल लेंगे रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए, जब भी सैंपल लेंगे रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए, आपको पता है। इसके अलावा फिजिशियन ऑर्डर को ही फॉलो करते हुए सैंपल परफॉर्म करना है। हैंड वॉशिंग एंड ग्लविंग चाहिए, अगर कल्चर का है तो प्योर स्टाइल टेक्निक चाहिए। बाकी में खुद के प्रोटेक्शन के लिए ग्लव जरूरी है। सैंपल लेना आते है सबको? सबको सिरिंज से डर तो नहीं लगता? वो कई छोटी छोटी पतली पतली लड़कियां वो सिरिंज से खींच लेती क्या 10 सेंटीमीटर वाली उसे? 10 cc सिरिंज वो यूं खींच पाती है क्या? या दोनों हाथ से यूं? है? उनको अगर 50 cc सिरिंज से कुछ एस्पिरेट करने देना तो भाई साहब यूं लटकना पड़ जाए, है ना? है? अच्छा, छोटी लड़कियां ज्यादा ताकतवर है? एक बार एल्कोहल स्वैब या क्लोरहेक्सिडीन स्वैब से आपने वेन बना के टूर्निकेट बांध के वेन बना ली और एक बार स्वैब से रब कर दिया, उसके बाद भी अपनी आदत क्या होती है, जब नीडल लेके यूं जाते हैं तो फिर यूं पेल्पेट करते हैं। ऐसा नहीं करने का है, ऐसा नहीं करना है। एक बार जब उसे क्लीन कर दिया है, इसके बाद दोबारा से फिर काय को उसको कंटामिनेट कर रहे हो, दोबारा से पेल्पेट करने की जरूरत क्या है? पर मन में डाउट हमेशा रहता है, सही है क्या, देखो एक बार। बट वो करना नहीं है ऐसा। और एल्कोहल स्वैब को हमेशा इवापोरेट होने देना है, सूखने देना है, सूखने देना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा नहीं लिख पाएगा तो कोई गुनगुना रहे अंदर ही अंदर, दुख रहा बता ही नहीं पा रहे मुझे, हो गया था कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो। सैंपल एक बार कलेक्ट कर लिया, लैब में भेज देने का है, वार्ड में पड़े नहीं रहने देना है। और सारे सैंपल जो भी ले रहे हो, जो अटेम्प्ट किया हो आपने, वो सब डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। इसके अलावा records shall be reflect type of phlebotomy modalities, type of specimen drawn, time and how patient tolerated the procedures। ये सब कुछ नहीं लिखते यहाँ पे, ये सब विदेशी एस्पेक्ट है। यहाँ जब तक सैंपल नहीं आएगा, बॉडी की वेन चुन चुन के सारी जगह सुइयां चुभाई जाएगी, टॉलरेट हो या ना हो। निडल को अंदर यूं 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 मोड़ देंगे इधर से उधर, यूं वेन जहां मिल जाएगी कहीं तो जाएगी ही, है? ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करने से प्लेटलेट के रिपोर्ट्स जो वैल्यू है अल्टर हो जाती है। जैसा एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा लैब रिपोर्ट्स हम निडल इंसर्शन के बाद निडल को अंदर ही अंदर मूव करते हैं तो कौन सा लेबोरेटरी वैल्यूज अल्टर हो सकती है? तो याद रखना है प्लेटलेट, क्योंकि जब हम निडल अंदर ही अंदर यूं मूव करते हैं तो भाई वो निडल अंदर इंजरी तो कर रही है ना कहीं। तो इंजरी जहां भी हुई प्लेटलेट बॉडी का नॉर्मल रिस्पांस क्या है? जहां भी इंजरी हुई है, ब्लीडिंग के चांस है या ब्लड आएगा तो वहां कौन आके इकट्ठा होती है? प्लेटलेट। तो बॉडी में प्लेटलेट का लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है जब भी अगर हम निडल को अंदर घुसा के यूं यूं हिलाएंगे और उसके बाद सैंपल भेजा है, इसका मतलब है प्लेटलेट की वैल्यू गलत आएगी। तो सारा रिकॉर्डिंग जरूरी है, कितने अटेम्प्ट किए, टाइम ऑफ सैंपल कलेक्शन सब लिखना है, डेट टाइम सब लिख देना है। न्यू बॉर्न में सबसे कॉमनली सैंपल कहां से लेंगे? न्यू बॉर्न में हम्म कहां से ले लेंगे? हम्म हाँ, हम लीगल से ले सकते हैं। और अगर हमको कहीं से कैपिलरी ब्लड लेना हो तो कहां से लेंगे? न्यू बॉर्न का कैपिलरी ब्लड कहां से लेंगे? न्यू बॉर्न और इन्फेंट का भी ले सकते हो, कहां से लेंगे? हील से लेंगे। कहां से? हील से, हील से। अरे भाई जहां भी प्रिक करते हो ब्लड आता है, शुगर करते हो ब्लड आता है, वो कौन सा ब्लड है? कैपिलरी ब्लड है वो। तो सैंपल किस किस से लिए जा सकते हैं? आरटी से ले सकते हो, एबीजी ले सकते हो, वेन से ले सकते हो, या फिर कैपिलरी से ले सकते हो। धन्यवाद बताने के लिए, मैं वहीं रुका रहता अगर तुम ना बताती तो आज। नेक्स्ट बोला कोई? कोई बात नहीं, हो गया पड़ोसी का झाको। आप देखें, देख लो, अब देखो ट्यूब आ चुकी है, ट्यूब के कलर आगे जल्दी जल्दी लिख लो। फेल्बोटोमी तुमने लिख रखा है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। वेनी पंक्चर और फेल्बोटोमी का मीनिंग तुमने लिख रखा है, दोबारा टिपो मत। तो इस वाइल से तुमको कुछ नहीं लिखना है, लिख लो टाइप्स ऑफ ट्यूब। टाइप्स ऑफ ट्यूब, जिसके पास अलग कलर के मार्कर है वो इस ट्यूब का कलर वाला ढक्कन बना सकते हैं, गोला बना सकते हैं, एक गोला बना के उस कलर का दे सकते हो नाम। इस स्लाइड से कुछ नहीं लिखना था, कुछ नहीं लिखना था। अरे नहीं लिखना है, मैं बोल रहा हूँ नहीं लिखना है। हाँ लिखो, मेरे को क्या है, ट्यूब का कलर कौन सा है? कौन सा कलर है? बस ट्यूब देख लो यहाँ, इस कलर की ट्यूब में क्या जाएगा, क्या सैंपल होगा। तो इसको हम पर्पल या लेवेंडर बोल सकते हैं, पर्पल या लेवेंडर ट्यूब बोल सकते हैं। और इसमें क्या जाएंगे सैंपल? हेमेटोलॉजी के सैंपल जाएंगे, जहां होल ब्लड भेजा जाएगा। क्या जाएगा? होल ब्लड। ऐसे टेस्टिंग जिसमें होल ब्लड की जरूरत हो, ऐसे ब्लड के टेस्टिंग जिसमें होल ब्लड भेजना जरूरी हो, और वो सैंपल जाता है हेमेटोलॉजी लैब में जाता है। कहा जाता है? हेमेटोलॉजी लैब। प्राइवेट हॉस्पिटल में एक ही लैब होती है, ऐसे अलग अलग लैब है सारी, हेमेटोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सब है अलग अलग है, सब लैब। तो इस ट्यूब में जो हमको एंटीकोगुलेंट मिलेगा वो कौन है? ईडीटीए। लिख लो भाई साहब। तो पर्पल और लेवेंडर वाली में जो हमको एंटीकोगुलेंट मिला हुआ मिलता है वो होता है ईडीटी। और ईडीटी है क्या? एथिलीन डायमाइन एसिटिक टेट्रा एसिटिक एसिड, ये याद रखना है। इसके अलावा ये एंटीकोगुलेंट है, और ये क्या करता है? बाय बाइंडिंग टू कैल्शियम इन द ब्लड, कैल्शियम को रिमूव करता है। कैल्शियम एक क्लोटिंग फैक्टर है। क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है कि ईडीटीए जो मिलाते हैं हम वाइल्स में, वो कैसे वर्क करता है? तो कैसे वर्क करता है?
कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएगा और कैल्शियम को वहां से डिस्ट्रॉय कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। तो कैल्शियम क्या है, क्लोटिंग फैक्टर है, तो क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो कैल्शियम नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, तो ईडीटी में ब्लड क्लॉट नहीं होता। तो ईडीटी का वर्किंग का मैकेनिज्म ये है कि कैल्शियम के साथ बाइंड होता है और कैल्शियम को निष्क्रिय कर देता है, डिसेबल कर देता है, जिससे ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा। कॉमन टेस्ट क्या क्या हो सकता है इस वाइल में, तो याद रखना है सीबीसी, वो फुल ब्लड काउंट बोलो या कंप्लीट ब्लड काउंट बोलो, एक ही बात है। इसके अलावा ये साथ मलेरिया पैरासाइट के लिए ब्लड फिल्म बनाई जा सकती है, इसमें सैंपल भेज के रेटिकुलोसाइट्स करेंगे, फोलेट देख सकें, या फिर इबोला वायरस के लिए मोनोस्पॉट टेस्ट करेंगे। तो सिंपल वर्ड में ये वाली वाइल क्या वाइल है, ये वाली वाइल है सीबीसी वाइल। कॉमन वर्ड में तुमको याद रखना है सीबीसी एंड ईएसआर दो बड़े टेस्ट किस में जाते हैं, पर्पल में, पर्पल और लेवेंडर कलर। पर्पल फेवरेट किसका है? हम्म? आशी सर का कलर पर्पल है क्या फेवरेट? अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, कैसे पता चला? अच्छा, मार्बल पर्पल से लिखते हैं, बाकी पर्पल कलर का चीज तो नहीं है उनके पास कुछ। अच्छा, इनकी पर्पल रखते हैं क्या? मेरे तो फेवरेट तुम हो ना, तो तुम कौन हो, कोयले हो, और कोयला होता है काला। तो सिंपल सी बात है, पर्पल कलर को हम लेवेंडर कलर वाइल बोल सकते हैं। और ये वो सारे सैंपल्स इसमें जाएंगे जिसमें होल ब्लड भेजा जाएगा, और मेनली हेमेटोलॉजिकल लैब में और हेमेटोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए ये वाइल्स का यूज होगा। और जो बड़े टेस्ट इसमें इस वाइल्स में करेंगे वो है सीबीसी और ये साल, या फिर मलेरिया पैरासाइट के लिए ब्लड फिल्म बनानी हो, या रेटिकुलोसाइट, फोलेट और इबोला वायरस के लिए मोनोस्पॉट टेस्ट करना हो, तो उस कंडीशन में हम इस वाइल में सैंपल भेजेंगे। और ईडीटीए वर्क कैसे करता है, तो ईडीटीए कैल्शियम के साथ बाइंड होकर कैल्शियम को डिसेबल कर देता है, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा। तो ईडीटीए याद रखना है, एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ईडीटीए। तो वाइल का कलर फोटो कुछ भी आ सकता है, तो खपड़िया में आपको ये बिल्कुल फिट करके रखना है ये कलर, कि आरसी सर के फेवरेट कलर वाली वाइल सीबीसी, ईएसआर, फोलेट, मलेरिया पैरासाइट के लिए ब्लड फिल्म और मोनोस्पॉट फॉर इबोला वायरस, इनके लिए टेस्टों में यूज की जा सकती है। और मेरा जो फेवरेट कलर काला कोयला, उसमें बच्चों का ईएसआर, ब्लैक टॉप वाली में क्या जाता है, पीडियाट्रिक ईएसआर से। अगर पर्टिकुलर ईएसआर पीडियाट्रिक ईएसआर के लिए वाइल पूछा हो, तो वो याद रखना है वो है ब्लैक टॉप। कौन सी है? ब्लैक टॉप। याद तो है तुमको कुछ कुछ बच्चों को, हो गया? वाह जी वाह, मैं तो खुश हो गया कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, कैसे कर लिया तुम लोगों ने ये कमाल। डायग्राम बनाया है क्या, डायग्राम क्या बनाना है? हाँ हाँ, बस कलर बना लो। हो गया? तो याद रह जाएगा, पर्पल कलर जिसको लेवेंडर कलर बोल सकते हैं, हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के सैंपल्स इसमें जाएंगे, जिस सैंपल में होल ब्लड की जरूरत हो वो वाले सैंपल जाएंगे, और वो सैंपल है क्या, तो कॉमनली सीबीसी है, और सीबीसी के साथ ये सार जा सकता है। ब्लड फिल्म मॉर्फोलॉजी मलेरिया के लिए जा सकता है, मोनोटेस्ट या मोनोस्पॉट टेस्ट के लिए, इबोला वायरस के लिए वो वाला जाएगा, फोलेट लेवल देखने के लिए जाएगा, ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रेटिकुलोसाइट भी। अब तो हो गया होगा। इसके अलावा दो और ऐड कर लो। एचबीए1सी क्या होता है? एचबीए1सी ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन है ये डायबिटिक कंट्रोल को देखते हैं, किसकी क्या देखते हैं, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल्ड है या नहीं, उसको चेक करने का टेस्ट है। इसके अलावा पैराथायरॉइड हार्मोन्स, पैराथायरॉइड हार्मोन्स। कितना होता है एचबीए1सी नॉर्मल? नॉर्मली 5.5 से नीचे ही होना चाहिए। अगर 5.5 से लेकर 7 तक आ रहा है, इसका मतलब प्री डायबिटिक में आ जाओगे, है ना? तो 5.5 से नीचे है तो अच्छा है, उसके ऊपर है मतलब डायबिटीज का रिस्क है, उसके ऊपर है तो डायबिटीज का रिस्क है। वो डायबिटीज में पढ़ोगे तुम, कोई बात नहीं, अभी मत लिखो वैल्यू। अगली आपकी फेवरेट कलर, लड़कियों की फेवरेट पिंक, भाई साहब पिंक पिंक पिंक। हम्म? तो जरूरी है क्या रेड कर दोगे इसको? किसने कहा आती है रेड? पिंक भी आती है, बहुत सारे कलर की आती है, आगे दिखाएं तुमको मामला, आगे देखते जाओ सिर्फ। तो पिंक क्या है भाई साहब? पिंक बोतल वर्क इन द सेम वे एज द पर्पल वन। कैसे काम करती है? सेम सेम एज पर्पल, बट आर स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर होल ब्लड सैंपल बीइंग सेंट टू ट्रांसफ्यूजन लैब। पर्टिकुलरली ट्रांसफ्यूजन लैब वाले जो सैंपल है, जो ट्रांसफ्यूजन लैब में जाएंगे, वो वाले सैंपल इसमें भेजे जा सकते हैं। बाकी ये सेम किसकी तरह काम करती है? पर्पल की तरह ही काम करती है। इस ट्यूब में भी एंटीकोगुलेंट आपका ईडीटीए है, इसमें भी एंटीकोगुलेंट कौन है? ईडीटीए है। तो कॉमन टेस्ट क्या क्या जा सकते हैं? तो ग्रुप, ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैच और कॉम टेस्ट, ये वाले सैंपल्स जो कहां जाते हैं? ट्रांसफ्यूजन लैब में जाते हैं। उन टेस्ट सैंपल को इसमें भेजा जा सकता है। तो आपको सिंपली इतना याद रखना है कि कभी एग्जाम में पूछ लिया कि पिंक कलर की वाइल, तुम सोचोगे पिंक तो है ही नहीं, तो ये पर्पल की सेम ही है, बट ये पर्टिकुलरली ट्रांसफ्यूजन लैब वालों ने अपना अलग कलर कोड रखा है, इसलिए है, बाकी ये सेम वाइल है। अगर ये वाला सैंपल टेस्ट ट्यूब देके आपको पूछा है, तो आपको सारे सैंपल वो वाले पर्पल वाले भी इसमें भेज सकते हो, क्योंकि सेम वाइल है, सेम वाइल है, इसमें भेजे जा सकते हैं। क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में दूसरे सैंपल्स भी है जो ईडीटी में जा सकते हैं, वो ऑप्शन हो तो वो भी राइट करना है आपको। तो ये ट्रांसफ्यूजन लैब की पर्टिकुलर वाइल है, और इसमें हम क्रॉस मैच, ग्रुपिंग और डायरेक्ट फॉर्म टेस्ट जो हिमोलाइटिक एनीमिया के लिए करते हैं, उसको चेक करने के लिए ट्रांसफ्यूजन लैब में भेजे जा सकता है।
बोलो ईडीटीए की फुल फॉर्म बोलो, बोलो बेटा बोलो, मुंह ऊपर करके बोलना है, कान बंद रखना है, बोलो ईडीटीए की बोलो फुल फॉर्म। ऐसी तो फुल फॉर्म नहीं थी, आप बोलो बेटा ईडीटीए बोलो, ऊपर देखो, हाँ इधर देखो, हाँ हाँ, इथाइल डायमीटर ना बेटा, क्या है? इथाइल डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, टेट्राएसिटिक एसिड याद कर लो तो। ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैच भी ईडीटीए में जाते हैं, ये बात भी खोपड़ी में याद रखनी है। ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैच किसमें जाएंगे? ईडीटीए। ईडीटीए का कलर क्या, कॉमनली कलर कौन सा है? पर्पल, लेवेंडर। पर्टिकुलरली अगर ट्रांसफ्यूजन लैब में जाने वाला कलर है तो पिंक है। चले आगे, हो गया लिख के? हाँ कि नारे? अच्छा नो, मैंने तो हाँ ना पूछा तो भी अंग्रेज नो सर बोल रहे हैं, देखा। पर्पल और लेवेंडर कलर वाली में जिसमें होल चाहिए, और उसी ब्लड हेमेटोलॉजी लैब सकता है सैंपल, और हेमेटोलॉजी लैब में सैंपल में सीबीसी आ सकता है, ये सारा आ सकता है, एरिथ्रोसाइट्स आ सकता है। इसके अलावा फोलेट का लेवल देखने के काम आ सकता है, मलेरिया के लिए मॉर्फोलॉजी टेस्ट करनी फिल्म वाली वो आ सकते हैं। तो ये सारे सैंपल्स किसमें जाएंगे? ईडीटीए। इसके अलावा ये आपका ये पिंक कलर का पूछा हो तो ये पर्टिकुलरली ट्रांसफ्यूजन लैब है, इसमें ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैच, ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैच और डायरेक्ट कॉम टेस्ट, डायरेक्ट कॉम टेस्ट के लिए बस। अब चले आगे, इतना क्या लिख रहे हो? मैंने 3 बार तो बोल ही दिया इसको, हुआ नहीं है, टीपा जा रहा है अभी भी। टीपना मतलब अलग होता है, लिखना मतलब अलग होता है। लिखने का मतलब है जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख रहे हो, टीपने का मतलब है इधर एक अक्षर देखा एच ए ई हीमो, फिर वापस यूं, अच्छा एल वाई टी आई सी, एल वाई टी आई सी, ये टीपना है। ये 3 लड़कियां बहुत धीरे लिखती है तीनों आगे। ब्लू, ब्लू, ब्लू है। तो ब्लू क्या है भाई साहब? द ब्लू बोतल इज यूज्ड फॉर, ये भी हेमेटोलॉजी टेस्टिंग ही है, बट ये क्लॉटिंग सिस्टम विच रिक्वायर इनएक्टिवेटेड होल ब्लड फॉर एनालिसिस। इनएक्टिवेटेड होल ब्लड चाहिए, और इसमें क्या बफर होता है भाई साहब? सोडियम सिट्रेट वाइल। ये वाइल कौन सी है? सोडियम सिट्रेट वाइल है। और सोडियम साइट्रेट का काम क्या है? कि रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट्स है, रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट्स है, बाय बाइंडिंग टू कैल्शियम आयन इन द ब्लड एंड सब्सिक्वेंटली डिस्टर्ब द क्लॉटिंग कास्केड। इसका काम भी वही है, कैल्शियम के साथ बाइंड होके और क्लॉटिंग को रोकेगा। पिंक टॉप वाली में और पर्पल और लेवेंडर टॉप कलर वाली में भी ईडीटीए था, और इसमें क्या है? सोडियम सिट्रेट है, सोडियम सिट्रेट। तो दोनों में आपको जो कंपोनेंट आता है अंदर उसको याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पिंक कलर और लेवेंडर कलर में क्या चीज मिलाई होती है, तो आपको याद रख लेना है ईडीटीए। अगर वहां ईडीटीए नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा? ईडीटीए नहीं लिखा है और क्या लिखा हो सकता है? अरे पूरा लिखा हो सकता है, एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड लिखा हो सकता है भाई। और जो ब्लू कलर वाली है इसमें सोडियम साइट्रेट है। ये कौन सी वाइल है? कौन से टेस्ट होते हैं? राकी सर इसे क्या करेंगे? कौन से टेस्ट करेंगे? हाँ, पीटीआईएनआर वाइल बोल सकते हो तुम, पर्पल को और लेवेंडर को सीबीसी वाइल और ये सार वाइल बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो? पीटीआईएनआर वाइल, पीटीए पीटीटी और आईएनआर वाइल है ये। आ गई, आ गई, सक्सेसफुली कनेक्टेड आ गई। तुम उसको ऑन कर। फिर कोई उठ के चालू कर लो ना टीवी, बेटे क्या करो? क्यों? टीवी ऑन करने में क्या है? ऐसा है क्या? हम क्यों करें ऐसा है? हाँ तो नहीं करोगे ऐसा, कोई सोच रहे तो उनके सामने टीवी बंद ही रहेगी आज। चालू कर, एक मैसेज लिख दे, कनेक्ट है शायद। तो क्या दोबारा करेगा? तो लाइव नहीं होगा, ऐसा मत कर यार। फटाफट कर देना रिमोट से चालू, रिमोट नहीं है यहाँ पे, कॉल लगाओ ना। तो भाई करते ही आ जाया करो। तो सोडियम साइट्रेट है इसमें एडिटिव। ओ पहलवान, क्या कर रहा है? हम्म? अरे पहलवान तो तुम ही हो, लिख लिया ये? अरे हो गया क्या? बहुत देर होगी ना इसको तो। कॉमन टेस्ट क्या क्या है भाई साहब? तो कोगुलेशन प्रोफाइल इसमें करेंगे,
लाइक प्लेटलेट फंक्शन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल एपीटीटी और थ्रोम्बिन टाइम और फिब्रिनोजेनेस, ये सब इसमें करते हैं। डी डाइमर टेस्ट पे एमसीक्यू आया हुआ है कि डी डाइमर टेस्ट कौन से कलर की वाइल में भेजेंगे, कौन से कलर की भेजोगे, ब्लू। और क्या कहा करते हैं डी डाइमर, अरे क्यों करेंगे, लिखा हुआ है ना गधों सामने, अरे लिखा हुआ तो है। हाँ, थ्रोम्बोसिस को असेस करने के लिए, थ्रोम्बोसिस किस काम हो सकता है, थ्रोम्बस या तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है या डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। लिखा होने के बावजूद यूं झांक रहे हैं कहाँ अच्छा। इसके अलावा आईएनआर, आईएनआर किसमें देखते हैं हमेशा, अरे किसमें देखते हैं आईएनआर, अरे लिखा हुआ है ये भी, पेशेंट को जब वारफेरिन चल रही हो तब आईएनआर देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। ये तुमको पढ़ाता कौन है, उसमें पढ़ाते हैं कार्डियक सिस्टम में पढ़ाते हैं वैसे तो ये। तो पेशेंट जब भी वारफेरिन पे हो क्या असेस करना है, तो असेस करते हैं आईएनआर। और पेशेंट जब हेपरिन पे हो तो क्या असेस करते हैं, तब एपीटीटी करते हैं, क्या करते हैं, एपीटीटी करते हैं। इसके अलावा एंटी ऐसे करते हैं, और ये क्या करेंगे, ये जब लो मोलिकुलर वेट हेपरिन लाइक टिंजापरान चल रहा हो, चिंजापेरिन, उस समय असेस करते हैं एंटी एक्से ऐसे। तो तुम इस वाइल के कलर से इतना याद रख सकते हो कि ये कोगुलेशन स्टडीज के लिए है, क्या है, कोगुलेशन स्टडीज। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कोगुलेशन प्रोफाइल को चेक करने के लिए सैंपल कौन से कलर की वाइल में भेजोगे, तो कौन से कलर की भेज दोगे। हाँ बस। फोन से क्या करेगा, अच्छा टीवी ऑन नहीं करके गया वो, तो ऐसे चला गया, आवाज देनी थी ना, तो इतनी देर तुम भी नहीं की, निकम में पूरे हो तुम भी, मतलब आलस फुल भरा हुआ था, खचा खच भरे हुए आलस से है। क्या लिखते था, हो गया, चालू हो गया अब, एक बार घूम के देख ले रहे सारी चल रही है कि नहीं, बताएंगे और नहीं घूंगे। कोगुलेशन प्रोफाइल की स्टडीज के लिए सैंपल ब्लू कलर की वाइल में भेजेंगे, और वो कोगुलेशन प्रोफाइल के टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो पीटी, आईएनआर, एपीटीटी, डी डाइमर, ये सारे टेस्ट होते हैं कोगुलेशन प्रोफाइल को चेक करने के लिए। कोरोना में डी डाइमर करते थे, सुना है, देखा है, ड्यूटी करी हो तो क्या करते थे, तो क्योंकि कोरोना में क्या हो रहा था, ब्लड क्लॉट, तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर देखने के लिए है डी डाइमर। हाँ, ये डिटेल में तुम किस में पढ़ते हो, ये पढ़ते हो डिटेल में कहीं, पीटी एपीटीटी कहाँ पे पढ़ाते हैं, ब्लड में 100 सारी पढ़ाएंगे, हैं ब्लड में पढ़ाते हैं पक्का, नहीं नहीं ब्लड मैं नहीं पढ़ाता ना, मैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ा रहा हूँ, ब्लड के अंदर क्या क्या मामला है वो सब कोई और पढ़ाता है, क्या बोल रहे हो रे, मन में बोलती रहे तू। मुंबई गया था ना, अभी आया था मैं, 1 घंटे पहले ही आया था। गोवा कल जाएंगे ना, संडे है, कल जाएंगे, गोवा कल जाएंगे, चल रहे हो, लेके क्या जाएंगे, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ लेके जाने की जरूरत नहीं होती अपने आप जा सकते हैं। और लेके क्यों जाएंगे, मुझे क्यों ले जाए, जरूरी है कि मुझे ले जाए साथ, क्या बात है इसमें, कोई कंपलसरी थोड़ी है, कहीं जा नहीं सकते वो अकेले अजीब बात है भाई हाँ बिल्कुल, मुझे लेके नहीं गए, क्या करें बता, हो गया लिख के भाई, नहीं हुआ, अरे हो गया, याद रह जाएगा, नहीं हुआ तो जल्दी लिखो यार, इतनी देर नहीं लगा सकते। अगली वाइल आ रही है, येलो येलो डर्टी फेलो, येलो और गोल्ड बोल सकते हो, वो क्या है, प्लेन वाइल है, प्लेन जेल ट्यूब बोल सकते हो, प्लेन जेल वैक्यूटेनियर बोल सकते हो, इनको क्या बोलते हैं, वैक्यूटेनियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैक्यूटेनियर। कैसे लेते हैं सैंपल, ये ढक्कन खोलोगे और ब्लड डालोगे कि ढक्कन के अंदर से ही डालोगे, हाँ ढक्कन खोलना नहीं है, पर मोस्टली लोग ढक्कन खोलते ही है। हाँ मैंने देखा हमारे वार्ड में भी स्टाफ ढक्कन खोल के ही डालता है, निडल से क्या होता है, फिर मेहनत लगती है, ध्यान से डालना पड़ता है, निडल पकड़नी पड़ती है, नहीं तो उछल जाएगा, तो सीधा ढक्कन खोला, हेलो, हो गया अब। ये येलो और गोल्ड है, इसमें क्या सैंपल जाएगा, सीरम का सैंपल जाएगा, क्या है, सीरम चाहिए जिसमें भी
जिसमें भी टेस्टिंग में सीरम का टेस्ट होगा, सीरम से सैंपल लिए जाएंगे, वो सैंपल सारे सीरम के किस में जाएंगे, येलो में जाएंगे, इसलिए इसको एसएसटी ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसएसटी ट्यूब, सीरम सेपरेटर ट्यूब बोलते हैं, एसएसटी ट्यूब। देख पा रहे हो एसएसटी ट्यूब? तो इसमें बायोकेमिस्ट्री के एंडोक्राइन, ऑन्कोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बहुत सारे सैंपल्स आते हैं इसमें। प्लेन वाइल, प्लेन जेल ट्यूब भी बोलते हैं इसको, एसएसटी ट्यूब बोल सकते हो, प्लेन वाइल बोल सकते हो, प्लेन वाइल्स और वैक्यूटेनियर, वाइल्स और वैक्यूटेनियर, या फिर प्लेन जेल ट्यूब, प्लेन जेल ट्यूब। ये सारे नाम इसी के हैं। इसमें दो एजेंट होते हैं, एक सिलिका पार्टिकल्स है और एक सीरम सेपरेटिंग जेल है। सिलिका पार्टिकल एंड सीरम सेपरेटिंग जेल, सीरम सेपरेटिंग जेल है। सिलिका पार्टिकल का काम है टू एक्टिवेट क्लोटिंग बिकॉज द ब्लड सेल्स टू क्लम्स टुगेदर। सिलिका का काम इतना ही है कि सेल्स को क्लम्स कराना है, और जो सीरम सेपरेटर दूसरा जेल है, वो जो उस क्लम्स हुई आरबीसी उसमें और सीरम को सेपरेट कराना है। तो एक जेल है, एक सिलिका पार्टिकल्स है। सिलिका पार्टिकल का काम यही है कि नीचे जमा देना ब्लड को, और सीरम को ऊपर सेपरेट कराना, काम है सीरम का, वो किसका, जेल का, जेल का। येलो ऑल्सो नोन एज गोल्ड, सीरम सेपरेटर ट्यूब, प्लेन वाइल, प्लेन जेल ट्यूब, इतने सारे नाम हैं इसके। वैरायटी ऑफ ब्लड टेस्ट और सैंपल्स इसमें भेजे जा सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के सैंपल्स, इम्यूनोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, ये सारे सैंपल्स इसमें जाएंगे। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी के, इम्यूनोलॉजी के सारे सैंपल्स इसमें जाएंगे। और ये जेल में, इस ट्यूब में दो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है सिलिका और दूसरा होता है सीरम सेपरेटर जेल, सीरम सेपरेटर जेल। येलो कलर का वैक्यूटेनियर और गोल्ड कलर का वैक्यूटेनियर कह लो, या सीरम सेपरेटर ट्यूब कह लो, प्लेन वाइल कह लो, प्लेन वैक्यूटेनियर बोल लो, प्लेन जेल ट्यूब और प्लेन जेल वैक्यूटेनियर बोल दो, ये सारे नाम इसके ही है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सैंपल्स आएंगे, बायोकेमिस्ट्री, एंडोक्राइन, ऑन्कोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये सारे चीज। और इस ट्यूब में दो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है सिलिका और दूसरा होता है सीरम सेपरेटर जेल, सीरम सेपरेटर जेल होता है। सिलिका का काम यही है कि ब्लड सेल्स को नीचे क्लॉट बनाना, और जो जेल है वो सीरम को ऊपर सेपरेट रखेगा। लिख लिए कहा? नहीं? हो गया? नहीं हुआ? अरे जिसने लिख लिया वो इधर उधर भागे काय फाड़ रहे हो, पढ़ो ना उसको। तीन तरह की वाइन लिख ली तुमने अभी तक, तीन चार हो गई क्या? कहाँ से हुई? एक पर्पल थी जिसको हम लेवेंडर कलर बोलते हैं, पर्पल वाली ईडीटीए है, और पिंक वाली भी ईडीटीए है। उसके बाद ब्लू वाली आ गई। ब्लू में क्या आता है? सोडियम सिट्रेट, और उसको हम कोगुलेशन स्टडीज वाली वाइल बोल सकते हैं। पीटीआईएनआर एपीटीटी करते हैं उसमें, है ना, पीटीआईएनआर एपीटीटी का सैंपल भेज सकते हैं। फिर आपके क्या से आ गई? गोल्ड और येलो, गोल्ड और येलो वाली है, ये सीरम ट्यूब है, प्लेन ट्यूब बोलते हैं इसको, इसमें सिलिका और सीरम सेपरेटर जेल होता है। अब बहुत सारे टेस्टों के नाम लिख लो, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट सैंपल जा सकते हैं, जिसमें तुम देख पा रहे हो बायोकेमिस्ट्री, एंडोक्राइन, ऑन्को, टॉक्सिको, माइक्रो, इम्यूनो, तो इतने सारे सैंपल जा रहे हैं, मतलब सैंपल के नाम भी भारी होंगे। तो कॉमन टेस्ट बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट क्या हो सकते हैं भाई? बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हो सकते हैं यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, लिवर फंक्शन टेस्ट, एमाइलेज, बोन प्रोफाइल, ये सब टेस्ट किसमें आएंगे? ये लो में। इसके अलावा और बहुत सारे आएंगे, लिखते जाओ, आगे आगे चले। लिख का नहीं रही हो भाई, फिर कहोगे पीछे लिख रहेगी, लिखना। तुम तो कुछ नहीं लिख रही, तू सोच रही बैठी बैठी, मन से थोड़ी लिखना है, टीपना है, जल्दी जल्दी लिख। अभी मैंने देखा तुम लिख ही नहीं रही थी, यूं पहन ली, यूं बैठी, सोच रही थी या सो गई थी? है? नहीं, सो गई होगी शायद। अच्छा, गोवा के बारे में इमेजिन कर रही थी क्या? इमेजिन ना करो, रियल में जाना है, पढ़ के नौकरी लग जाओ, चले जाना, गोवा कोई बड़ी चीज नहीं है, जा सकते हो। 1 लाख तनख्वाह आएगी, जा सकते हो आराम से।
ये क्रूज व्रूज में जाना जरूरी नहीं है, गोवा तो जा ही सकते हो फ्लाइट से। क्रूज महंगा है, 60,000 रुपए पर कैंडिडेट, एक दिन का। हम्म। कहाँ से कहाँ क्या हो जाएगा, मुंबई से गोवा, फिर वापस भी लाएगा गोवा टू मुंबई है। अरे पढ़ लो तो जाओगे, रे कोई लो, सोचो मत, ज्यादा पढ़ोगे तो जा सकते हो। पढ़ोगे तो एलटीसी में मिलती है। एलटीसी का मतलब होता है लीव ट्रायल कंसेशन। एम्स में अगर जॉब लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली, एम्स जरूरी नहीं है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में लगते हो, तो 4 साल में 3 बार के टूर मिलते हैं। 4 साल में 3 बार के टूर मिलते हैं, यानी कि 4 साल में से 3 साल घूमने जा सकते हो, साल में एक बार। कैसे, कहाँ कहाँ जगह फिक्स है, पर जगह फिक्स में है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। पोर्ट ब्लेयर जा सकते हो, दार्जिलिंग जा सकते हो, श्रीनगर जा सकते हो, जम्मू कश्मीर श्रीनगर जा सकते हो, केरला जा सकते हो। इन सारी जगहों पे घूमने का फ्लाइट का टिकट फ्री मिलता है। आपका भी मिलेगा, आपके टोना बाबू का भी मिलेगा, और उसके बाद जो छोटे चुन्नू मुन्नू होंगे उनको भी मिलेगा। बस शर्त ये है कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो। हम्म। गया था ना मैं, तो अभी गया था दिसंबर में, 10 दिन के लिए गया था मैं तो, केरला गया था, केरला। हम्म। हम्म। चुन्नू मुन्नू की रेंज 18 साल तक, ओनली 2। बाकी तुम्हारी श्रद्धा अनुसार हो सकते हैं चुन्नू मुन्नू, पर बेनिफिट 2 को मिलेगा, तुम्हारी श्रद्धा अगर परमिट करती है तो। ठीक है। तो भाई साहब, येलो वाली गोल्ड वाली में क्या भेजोगे? बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री के सैंपल भेजोगे, बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भेजोगे, यूरिया भेजोगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन, लिवर फंक्शन टेस्ट, एमाइलेज, बोन प्रोफाइल। चले आगे, ये लिख लिया हो तो। मैग्नीशियम हुआ कहाँ अभी, अभी बहुत बाकी है। इसके अलावा मैग्नीशियम भेजेंगे, आयरन स्टडीज भेजेंगे, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, विटामिन बी 12, ट्रोपोनिन्स, कार्डियक ट्रोपोनिन्स के सैंपल भी प्लेन में जाते हैं, ये भी याद रखना है। इंपॉर्टेंट टेस्ट का क्वेश्चन अलग से आ सकता है, जैसे कि ये ट्रोपोनिन का पूछ सकते हैं, ये जरूर याद रखना है। थायराइड फंक्शन का पूछ सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल पूछ सकते हैं। इसके अलावा सीरम ऑस्मोलेटिव यूरेट देखने के लिए, एंडोक्राइन में बीटा एससीजी का लेवल, कैल्सिटोनिन, कोर्टिसोल, एरिथ्रोपोइटिन, सेक्स हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये सारे सैंपल्स किस में जाएंगे? प्लेन में जाएंगे। प्लेन में मतलब हवाई जहाज में नहीं, प्लेन वाइल में जाएंगे। कहीं नहीं लिख रहे हो भाई? रख भी लिखे तो, लिखा हुआ है कहाँ है? ये कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला जो मैंने लिखा अभी, कहाँ है? कहाँ से लिखा है? ऑनलाइन? डबल फायदा। हाँ ठीक है। बताएंगे आगे आगे। सी रिएक्टिव प्रोटीन सब आएगा, सारी लिस्ट आएगी पूरी दुनिया भर के टेस्टों की। सी रिएक्टिव किसमें करते हैं, क्या है सी रिएक्टिव प्रोटीन से क्या चेक करते हैं? नहीं, इन्फ्लेमेशन तो देखते हैं, कैसा सैंपल है वो, क्या चाहिए उसमें, सीरम चाहिए, होल ब्लड चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? हम्म। सीरम चाहिए पक्का? तो सीरम किसमें जाता है? तो इसी में आएगा आगे और, तो और लिखा आएगा ना। क्यों करते हैं, मतलब सीरम लेते हैं इसलिए, टेस्टिंग के लिए सीरम चाहिए। क्या सी रिएक्टिव कोई भी इन्फ्लेमेशन, पुराना इन्फ्लेमेशन जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, अदर तरह का कोई भी इन्फ्लेमेशन हो बॉडी में, उसको असेस करने के लिए करते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को देखने के लिए, क्रोनिक इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को देखने के लिए करते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी बोलते हैं उसको। ये सार और दोनों यही करते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये सार भी, ये सार इमीडिएट में भी बढ़ता है और क्रोनिक इन्फेक्शन में भी बढ़ता है, और एनीमिया में भी बढ़ता है। इसमें ब्लड बैंक को क्यों लगाएंगे, आगे एक सिरिंज कनेक्ट करते हैं ना। क्यों? ऐसा नहीं, इन्फ्यूजन पंप अलग होता है, ये अपना जो पंप है, ये तो अपन सिरिंज पंप देखते हैं ना, ये अलग है। इन्फ्यूजन पंप एक इसका दूसरा वर्जन होता है, जिसमें बैग खुद अटैच होता है, जो ब्लड बैग है वो डायरेक्ट कनेक्ट इन्फ्यूजन पंप और सिरिंज पंप चेक करना, तुम वर्ष गूगल पे, वो बड़ी सी एक मशीन आएगी, वो अलग है, वो हॉस्पिटल में कॉमन यूज नहीं होती, बट अपन उसको फिर भी बोल देते हैं ऐसे, सिरिंज पंप को इन्फ्यूजन पंप बोल देते हैं ऐसा। इन्फ्यूजन पंप रैपिडली फ्लूइड देना हो, रैपिड ब्लड देना हो, ओटी क्रिटिकल केयर यूनिट आईसीयूज इनमें होता है, वो अलग से मशीन है, सिरिंज पंप जैसा नहीं है, बड़ी मशीन है, सक्शन मशीन जैसी बड़ी मशीन आती है। क्या बेटा? दो आता है इसमें, लिखा है ना काम भी दोनों, दोनों के काम लिखे हैं ना। सिलिका तो ब्लड को क्लॉट करेगा, क्लम्स कराएगा, ब्लड को नीचे आर्मी से नीचे जम जाएगी, बीच में जेल आ जाएगा, फिर ऊपर सीरम आ जाएगा। हो गया भाई लिखे?
हाँ, तो बैक पेन हो रहा है इसका मतलब क्या है? बैक पेन और फ्लैंक पेन किसमें होगा? हेमोलाइटिक रिएक्शन में। तो सीरियस ही है ना। फ्लैंक पेन और बैक पेन हेमोलाइटिक रिएक्शन को इंडिकेट करता है, और हेमोलाइटिक है मतलब सीरियस ब्लड रिएक्शन है। हो गया भाई? तो बहुत धीरे लिख रहे हो रे। क्या है? IGF-1 ये ग्रोथ हार्मोन को देखता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 ये ग्रोथ हार्मोन को देखने का काम करता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ये ग्रोथ हार्मोन को असेस करने का एक हार्मोन है, फैक्टर है। एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन क्या काम होता है? एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन क्या है? हाँ, आरबीसी को फॉर्मेशन में हेल्प करने वाला हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन। हो गया क्या? हो गया? नहीं हुआ? जल्दी करो, बहुत है यार। इतने सारे सैंपल जा सकते हैं ना प्लेन में, तो कितनी सारी लैबों गए, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, इतने सारे सैंपल जा रहे हैं, तो कुछ तो भेजोगे कि नहीं भेजोगे? हैं? हाँ, नहीं भेजना है तो मत भेजना, खाली भेज देना है। चले आगे। ट्यूमर मार्कर्स, क्वेश्चन आया हुआ है, ट्यूमर मार्कर्स का सैंपल किस में जाएगा? अब तुम्हारी होशियारी देखता हूं मैं, मेरे को बताओ तुम सीधा सीधा, किसका ट्यूमर मार्कर है? हैं? बिल्कुल, स्टमक का है, पेनक्रियाज का है, और सर्टेन टाइप ऑफ कोलन कैंसर का भी है। ठीक है, CA-125 किसका है? हैं? हाँ, ओवेरियन कैंसर का है। ये क्या है? ये किसका कैंसर का है? कोलन कैंसर का। किसका है? कोलोरेक्टल कैंसर का है, कोलोरेक्टल। और ये प्रोस्टेट का है। किसका है? प्रोस्टेट का। तो लिख लो ट्यूमर मार्कर किस किसका है भाई साहब? ये प्रोस्टेट का है, ये कोलोरेक्टल का है, और ये किसका है? ओवेरियन का है। और ये किसका है? किसका है? हाँ, पेनक्रियाज, स्टमक, और ये तो अल्फा बीटा प्रोटीन है। इसके अलावा सर्टेन टॉक्सिक स्टडीज, सर्टेन ड्रग पॉइजनिंग में, सर्टेन टाइप ऑफ ड्रग पॉइजनिंग में भी सैंपल येलो में भेजेंगे, यानी कि प्लेन वाइल्स में भेजेंगे। एथनॉल, कैनाबिनॉइड्स, ओपिएट, बेंजोडाइजिपिन, कोकीन, एम्फेटामाइन, सब इनकी टॉक्सिसिटी के सैंपल्स लेने हो, ड्रग का लेवल चेक करना हो। इसके अलावा सर्टेन टाइप ऑफ ये ड्रग लेवल, पैरासिटामोल, सैलिसिलेट, डिजॉक्सिन, लिथियम, जेंटामाइसिन, कार्बामेजापिन, इनका ड्रग लेवल, थेराप्यूटिक ड्रग लेवल देखना हो, नॉर्मल ड्रग लेवल देखना हो बॉडी में, तो भी सैंपल प्लेन वाइल में जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी के सैंपल या वीरोलॉजी के सैंपल, HIV, हेपेटाइटिस, ये भी सैंपल किस में जाएंगे? येलो येलो डर्टी फेलो में जाएंगे। इम्यूनोलॉजी वाले इम्यूनोग्लोबिन, ये सारे रूमेटॉइड फैक्टर, थायराइड एंटीबॉडी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसमें करते हैं भाई? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसमें करते हैं? हैं? किसमें करते हैं? हाँ, एम्फाइसिमम किसका डिस्प होता है? क्या होता है? ज्यादा होता है, बड़ा होता है, डेफिशिएंसी होती है? डेफिशिएंसी होती है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। इसके अलावा ऐसे इनहिबिटर क्या है? ऐसी क्या है? अरे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ऐसी। तो ये सारे सैंपल आप भेज दोगे येलो में। तो येलो में बहुत सारे सैंपल्स है, इंपॉर्टेंट है, और आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी याद रखना होगा। अगली वाइल आ जाएगी जल्दी से, अब ये लिख लो तो, कौन सी? शुगर वाइल। और शुगर वाइल का कलर क्या है? ग्रे। हो गया क्या? हो गया क्या? कौन करेगा फिर? जल्दी करो ना। तो ट्यूमर मार्कर्स याद रह जाएंगे, याद ही है वैसे तुमको, फिर भी याद रखना है। जब भी इनकी टॉक्सिसिटी हो जाए, इनका लेवल। ये क्या है? ये तो तुम पीते हो मालिक वाली दवाई है। ये क्या है? ये गांजा है, गांजा। गांजा, भांग, धतूरा किसमें आता है? कैनाबिनॉइड्स में आता है। किसमें आता है? कैनाबिनॉइड्स में आता है। ओपियोइड में क्या है? ओपियोइड में आता है स्मैक, मॉर्फिन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, ये सब किसमें आएगा? स्मैक में आएगा। बेंजोडाइजिपिन ड्रग है, तुमको पता है बहुत सारी है।
कोकीन, कोकीन एक अलग ड्रग है, सीएनएस स्टिमुलेंट है, और एम्फेटामाइन भी हेलुसिनोजन ड्रग है। हो गया, हो गया क्या? एलडीएच क्या इंडिकेट करेगा? एलडीएच लैक्टेज डिहाइड्रोजनेज। एलडीएच कौन सी बॉडी में किस ऑर्गन का फंक्शन देखता है? किसका? किसका देगा? एलडीएच किसका देखता है? लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज। अबे गधों, लीवर का देखता है, लीवर का। एल्कोहलिज्म में बढ़ जाता है। अल्फा फीटोप्रोटीन, ठीक है, ये भी अल्फा फीटोप्रोटीन, ठीक है। क्या देखेंगे इसे? कब करते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन? गायनिक पढ़ ली ना अभी पूरा। कितने वीक में करते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन? कब करेंगे? 16 to 18 वीक के बीच में कर सकते हैं। क्या देखने के लिए करेंगे? हाँ, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, फीटल डिस्ट्रेस, ये असेस करने के लिए मदर का सैंपल लिया जाता है। क्या करते हो, क्या करते हो भैया? अगली आपकी फेवरेट, ग्रे 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 है क्या? अरे वो ग्रीन ऐसा ही हो गया, तुम देखो ये कैप बदल गई है, ऐसे फोटो में बदल गई है, तुम सिर्फ इससे ध्यान रखो। ऐसा ही है वो, मैंने नोटिस किया था, ऐसा ही लग रहा है, लाइट से फ्लैश पड़ रहा है, ग्रीन सा लग रहा है हल्का, और इसमें लैपटॉप में मेरे में यही लग रहा है ग्रे। कोई बात नहीं, चलेगा। तुमको याद रखना ये ग्रे है। कौन है? ग्रे। तो ग्रे में क्या करेंगे भाई साहब? यहाँ भी होल ब्लड और बायोकेमिस्ट्री में जाएगा सैंपल। होल ब्लड लेंगे और सैंपल जाएगा बायोकेमिस्ट्री में, और ग्लूकोज टेस्ट प्रोसेस करते हैं मेनली, ग्लूकोज और ग्लूकोज। और इसमें होता क्या है? सोडियम, क्या होगा? सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड याद रखना है। दूसरा होता है पोटेशियम ऑक्सलेट, एक होता है सोडियम फ्लोराइड। ये एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट है। एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट का मतलब क्या है? कि ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका क्या होगा? लाइसिस होने से रोकेगा, ब्रेक डाउन होने से रोकेगा। तो कौन रोकता है? सोडियम फ्लोराइड। दूसरा होता है पोटेशियम ऑक्सलेट, ये एंटीकोगुलेंट का काम करता है। ये क्या काम करेगा? एंटीकोगुलेंट का काम करेगा। और इसमें मेनली ग्लूकोज और लैक्टेट के टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे। तो ब्लड शुगर फास्टिंग कर सकते हैं और पोस्ट प्रेंडियल कर सकते हैं। फास्टिंग और पीपी दोनों सैंपल भेजना हो तो किस में जाएंगे? ग्रे में जाएंगे। अगर क्वेश्चन है सपोज लिया जीटीटी कर रहे हैं तो सैंपल किस में भेजोगे? तो ग्रे में भेजोगे। जीटीटी में देखते यही है, एक बार भूखे पेट लेंगे, फिर खाना खिला के लेंगे, वही जीटीटी है। खाना खिला के नहीं तो ग्लूकोज पिला के। क्या हुआ है? ये लिखी हुई है ना, इससे गाइड कर रही है वो। फाइल तो पूरी कर लो यार, जल्दी लिखो तुम, बहुत धीरे लिख रहे हो। तो ग्रे कलर में सैंपल चला जाएगा आपका, ग्लूकोज से रिलेटेड सैंपल, ब्लड शुगर से रिलेटेड सैंपल जाएंगे। और इसमें दो चीज होती है, एक होता है सोडियम क्लोराइड, वो क्या करेगा? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने से रोकेगा। और दूसरा होता है पोटेशियम ऑक्सलेट, और पोटेशियम ऑक्सलेट का काम क्या होगा? एंटीकोगुलेंट का काम करेगा। और कैंडेस, अभी ट्यूमर मार्कर में बेटा मैंने एक बताया था, पीएसए क्या होता है बेटा, बताना पीएसए क्या है? हाँ जी, पीएसए किसका है? कोई नहीं बोलेगा। बेटा बेटा बता दो, खड़े होने का तकल्लुफ ना करें। पीएसए क्या है? पीएसए का है नहीं पता बेटा? आप बताओ बेटा, पीएसए क्या है? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है। किसमें देखेंगे? प्रोस्टेट कैंसर के लिए देखते हैं। किसके लिए? प्रोस्टेट कैंसर के लिए देखते हैं। CA-125 किसके लिए था? ओवेरियन कैंसर। अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन किसके लिए है? क्या देखेंगे उससे? कंजेनिटल एनोमलीज देखेंगे। क्या देखेंगे? कंजेनिटल डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। कौन से निहाल नहीं हो गए ये देख लोगे, वही बहुत है। गूगल पे तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो ग्रे में याद रख लेना है भाई, ग्लूकोज की स्टडीज के लिए करते हैं ब्लड शुगर, मेनली ब्लड शुगर वाइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर वाइल। दो तरह की चीजें हैं इसके अंदर, दो तरह की चीजें क्या क्या है? एक है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या काम करेगा? ग्लूकोज को ब्रेकडाउन होने से रोकेगा। दूसरा आपका पोटेशियम ऑक्साइड ऑक्सलेट, ये क्या काम करेगा? एंटीकोगुलेंट का काम करेगा।
तो इसके अंदर जो भी प्रिजर्वेटिव और एंटीकोगुलेंट डले हो, इनके नाम भी याद रखने हैं, क्वेश्चन उनके नाम से भी आ सकता है, तो ये याद रखना होगा, है ना, इतना मुश्किल भी नहीं है। जिसने हॉस्पिटल में काम किया, सैंपल लिया, तो ये रूटीन हैबिट में आ जाता है, वाइल्स याद हो जाती है सारी। पर अभी काम नहीं किया है तो याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर हो जाएगा। हो गया, तो आगे चले भाई। ये लो लाल, लाल लाल लाल। The red bottle is less commonly used, but it is used for biochemistry, requiring serum which might be adversely affected by the separator gel used in yellow bottle. ये प्लेन वाइल ही है, जैसे येलो प्लेन थी ना, वैसी प्लेन ही है, बट इसमें जेल नहीं है। इसमें क्या नहीं है? हाँ बस जेल नहीं है, इसको एसएसटी नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें जेल है ही नहीं। इसमें ओनली सिलिका रहता है, जो क्लॉट एक्टिवेटर है, सिलिका है जो कि क्लॉट एक्टिवेटर है, यानी कि आरबीसी इसको क्लम्स करके नीचे जमा देगा और सीरम ऊपर सेपरेट रहेगा। कॉमन टेस्ट क्या क्या कर सकते हैं इसमें? तो जो प्लेन में कर रहे थे उनके लिए कर सकते हैं, उनसे कुछ टेस्ट इसमें भेज सकते हैं, हार्मोन के, टॉक्सिक वाले, ड्रग वाले, बैक्टीरियल और वायरल सीरोलॉजी और एंटीबॉडीज के लिए भेज सकते हैं। और ये लेस कॉमनली यूज्ड ऑयल है, प्लेन ऑयल जहां भी रही है येलो ही आती है यूज में, ये वाली लेस कॉमनली यूज्ड है। अरे ये वही प्लेन ट्यूब है जैसी येलो थी, येलो और इसमें फर्क इतना ही है, येलो में रहता है जेल, इसमें जेल नहीं है। येलो में भी दो चीज थी, एक थी सिलिका और एक था जेल, इसमें ओनली सिलिका है, ओनली सिलिका है। सीरम वाले सैंपल जा सकते हैं इसमें। थको मत, लिखो 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 जल्दी जल्दी। थके हो? ऐसे नहीं थकना है भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा, अभी बहुत लंबे रास्ते जाना है, इतना जल्दी थक नहीं सकते। मन से थक रहे हो रे, बाकी समस्या कुछ नहीं है। हाथ से तो, अगर मन से नहीं थके हो तो बिना हाथ वाला भी लिख सकता है, सिर्फ बात मन की है। अपने आया था फंक्शन में एक लड़का जिसके दोनों हाथ बचपन से ही यहाँ नहीं है, वो पैर से भी लिखता है, स्विमिंग भी करता है, खाना भी बना लेता है, नहाता भी है, सब काम खुद से करता है, जबकि दोनों हाथ शोल्डर से ही नहीं है उसके। अब तुम्हारे हाथ होते हुए थक रहे हो तुम। वो पिछले फाउंडेशन डे पे आया था फंक्शन में, रमेश बिश्नोई नाम है उसका, उसके बहुत सारे फॉलोअर है इंस्टा पे, 5-10 लाख, बट वो सारे काम पैर से कर लेता है, बोर्ड में लिख देता है पेन से, पैर में पकड़ के। और तुम लोग बैठे हो आराम से ठंडी हवा में, और अलग अलग तरह के पेन लिए हुए हो, बिना कीलों वाली बेंच भी है, उसके बावजूद थक रहे हो यार। मामला गंभीर है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मन का मामला है। कईयों के तो कंधे दर्द हो रहे हैं हाथ की जगह। हाथ दर्द तो नहीं हो रहा भाई हिमांशु तेरा? ठीक है। अरे भाई सिंपल सी बात है, रेड वाली और येलो वाली दोनों सेम ट्यूब ही है, ये प्लेन ऑयल बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? प्लेन ऑयल। दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि इसमें जेल नहीं है, उसमें जेल था। सिलिका दोनों में है, उसमें भी सिलिका था, इसमें भी सिलिका है बेटा। वो देखना ही नहीं है इसलिए छुपाया गया है, कुछ नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि मोस्टली सभी हॉस्पिटल्स में येलो का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसका नहीं, कम करते हैं, वेरी रेयरली करते हैं, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है तुमको। मोस्ट थिंग तो दिख रहा है वैसे तो, देखो धुंधला दिख रहा है फिर भी ढूंढ लिया। लेस कॉमनली यूज्ड वाइल है, बाकी सैंपल मोस्टली येलो वाइल्स में जाते हैं। मोस्ट तक पहुंच गए तो आगे चलने अब। हमारा क्या, रुक जाएंगे? एडीटी वाइल कौन से कलर की है भाई? और दूसरी भी थी ना, पर्पल के साथ, कौन सी थी? पिंक कलर की। सोडियम क्लोराइड वाली कौन सी वाइल है? कौन सी है? और सोडियम सिट्रेट वाली? अब तो हो गया। अगला है डार्क ग्रीन। अगली क्या है? डार्क ग्रीन। ये भी बायोकेमिस्ट्री के लिए है, और हेपेराइज प्लाज्मा और होल ब्लड एनालिसिस में चाहिए। और इसमें जो कंटेंट है, प्रिजर्वेटिव है, एंटीकोगुलेंट है, वो है सोडियम हेपेरिन। सोडियम हेपेरिन, और कॉमन टेस्ट इसमें करते हैं अमोनिया, इंसुलिन और रेनिन एंड एल्डोस्टेरॉन, रेनिन एंड एल्डोस्टेरॉन।
तो एंटीकोगुलेंट कौन सा है इसमें? सोडियम हेपेरिन है। अमोनिया, इंसुलिन, रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन सैंपल्स के लिए है। और ये सैंपल्स सारे किसमें जाएंगे? बायोकेमिस्ट्री में जाएंगे। होल ब्लड रिक्वायर्ड है, या फिर प्लाज्मा ले सकते हैं, प्लाज्मा और होल ब्लड। सैंपल निकालने की मेथड वेथड तो लिखने की जरूरत नहीं है ना तुमको। क्या मेथड लिखोगे? कुछ नहीं है। टर्निकेट बांधेंगे, वेन को फाइंड आउट करेंगे, लोकेट करेंगे, अल्कोहल स्वैब क्लीन कर देंगे, उसके बाद टेस्ट के नाम देख लेंगे, कितने सैंपल चाहिए उतनी वाइल्स ले आएंगे, उसके बाद सैंपल ले लेंगे, टर्निकेट को यहाँ पे वो लगा के कॉटन ड्राई, उसके बाद टर्निकेट को ओपन कर देंगे और वाइल्स में सैंपल डालना है। और वाइल्स में डालने के लिए सबसे पहले तो डाल देंगे किसमें? ब्लड कल्चर लेना हो तो अलग तरह के एसेप्टिक टेक्निक से लेना है। उसके बाद ढक्कन नहीं खोलना है, निडल से ही सैंपल डालना है इसके अंदर। यही है मेथड, बाकी कोई खास मेथड नहीं है। और लिखना था तो मेरे पास तो है, तुमको लिखना है तो हम्म लिख लिए। 2 लाइन है कि डार्क ग्रीन कलर की वाइल बायोकेमिस्ट्री लैब में जाएगी। इसमें प्लाज्मा भेज सकते हैं या होल ब्लड का सैंपल भेज सकते हैं, प्लाज्मा या होल ब्लड का। और इसमें जो एंटीकोगुलेंट है वो कौन है? सोडियम हेपेरिन है। सोडियम हेपेरिन है, इसमें सैंपल जा सकता है अमोनिया, इंसुलिन, रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन। लाइट ग्रीन। ये वाइल्स मेरी फैक्ट्री में मैंने नहीं बनाई है कि इतने सारे कलर के दे दूं ताकि बिकेगी ज्यादा, मैंने बनाई नहीं है। अगर यही मैं तुमको 4 वाइल लिखा देता और एग्जाम में ये ग्रीन ग्रून आ जाते तो तुम मेरा खून चूसते, फिर क्या ही बढ़ाया, बताया ही नहीं था। इसलिए मैं इल्जाम से बचने के लिए ये तुम्हारे ऊपर जुर्म कर रहा हूँ कि इतनी सारी वाइलें बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना है लाइट ग्रीन। तो लाइट ग्रीन भी बायोकेमिस्ट्री के लिए है। और ये सेपरेटेड हेपेराइज प्लाज्मा चाहिए इसके लिए। आई हैव, ये नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने नहीं देखी, जरूरी नहीं है तुम देखो। दिस बॉटल इज नोन एज प्लाज्मा सेपरेटर ट्यूब। ये क्या है? सीरम सेपरेटर नहीं है, ये प्लाज्मा सेपरेटर ट्यूब है। कैसी है? प्लाज्मा सेपरेटर ट्यूब। कभी आपकी जिंदगी में काम आ जाए कि प्लाज्मा सेपरेटर ट्यूब का कलर क्या है, तो लाइट ग्रीन है, याद रखना है। और इसके अंदर होता है क्या भाई साहब? लिथियम हेपेरिन होता है। क्या होता है इसमें? लिथियम हेपेरिन। डार्क वाली में क्या था? सोडियम हेपेरिन। यहाँ कौन सा है? लिथियम हेपेरिन है। ये एंटीकोगुलेंट का काम करेगा। एंड एक प्लाज्मा सेपरेटर जेल होगा, प्लाज्मा सेपरेटर जेल है। तो येलो वाली सिमिलर है, येलो वाइल की सिमिलर है। क्या है? येलो वाइल की सिमिलर सैंपल्स है। येलो में सीरम सेपरेटर है, इसमें प्लाज्मा सेपरेटर है। और येलो वाले में एंटीकोगुलेंट कौन है? एंटीकोगुलेंट नहीं होता उसमें। उसमें कौन होता है? सिलिका। कौन होता है? सिलिका होता है। और इसमें है लिथियम हेपेरिन, लिथियम हेपेरिन।